गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसिज हरप्रीत कौर आज आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पावनी का चैप्टर 3 मेरे पिताजी प्रेमचंद की व्याख्या करने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कलम के सिपाही अपने पिताजी श्री प्रेमचंद जी के जीवन का एक सहज शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए उनसे अपने संबंधों का जिक्र किया है। आइए पढ़ते हैं। प्रेमचंद बहुत सीधे साधे बेलौस मोहब्बती आदमी थे। जो भी लोग उनके संपर्क में आए उनको प्रेमचंद का यही रूप देखने को मिला होगा। घर में भी उनकी यही रूप था घर में भी उनका यही रूप था। घर के बाहर और घर के भीतर, अपने बाहर और अपने भीतर कहीं भी उनसे कोई दुरंगापन नहीं था। सब जगह वह रूप एक था, झील के नीले पानी की तरह साफ पारदर्शक। यही उस आदमी की सबसे बड़ी महानता थी। वह किसी तरह महान नहीं था, न कपड़े लत्ते में, न तौर तरीके में, न बोलचाल में, न रहन सहन में। हर तरफ से वह आदमी एक साधारण निम्न मध्य वर्ग का आदमी था। बाल बच्चेदार गृहस्थ, बाल बच्चों में रामा हुआ। क्या तो उनका हुलिया था, घुटनों से जरा ही नीचे तक पहुंचने वाली धोती, उसके ऊपर गाढ़े का कुर्ता और पैर में जूता, यानी कुल मिलाकर आप उसे देहाती ही कहते, जिसे कपड़ा पहनने की भी तमीज न थी, जिसे यह भी मालूम कि धोती कुर्ते पर चप्पल नहीं पहनी जाती या पॉप। मुझे अच्छी तरह याद है, जिसे यह भी नहीं मालूम। मुझे अच्छी तरह याद है वर्षों उन्होंने सस्ते के ख्याल से किरमिच का जूता पहना और रंग रोगन का झंझट ना रहे। रोज रोज उसे सफ़ेदी पोतने की मुसीबत से निजात मिले, इसलिए वह किरमिच का जूता ब्राउन रंग का होता था। मुझे उनके दोनों पैरों की कानी उंगली की अच्छी तरह याद है, जो जूते को चीर कर बाहर निकलती थी। सादगी इससे आगे नहीं जा सकती। उसने अपने ऊपर कम से कम खर्च, यह उनकी जिंदगी का साधारण नियम था। घर के बाकी लोग भी कोई मखमल नहीं पहनते थे, मगर उनसे सभी अच्छे थे। यूँ तो खैर इतने पैसे ही नहीं हुए कि कोई बड़ी ऐशो इशरत से रहता, और मसल भी मशहूर है कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस आदमी को ऐशो इशरत की भूख या हवस भी नहीं थी। उनकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए जबकि ऐशो इशरत की सुनहरी गली उनके लिए खुली हुई थी। दो एक राजाओं ने भी उनको अपने यहाँ बुलाकर रखना चाहा और कदरदानी के ख्याल से ही ऐसा किया, मगर वह राह प्रेमचंद जी की नहीं थी। उनके लिए खुली हवा का राजमार्ग ही बेहतर था, जहाँ वे एक बड़ के तले कुएं के पास आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। वहाँ खुली हवा तो है, ताज़ा ठंडा पानी, मीठा पानी तो है, नीला आसमान तो दिखाई देता है, राह चलते किसी आदमी का गीत तो सुनाई दे जाता है, आदमी के दुख दर्द की तो एकांत बात कर लेता है। सोने की उस महानगरी मुंबई में तो यह सब कुछ भी नहीं। वहाँ तो इंसानियत भी नहीं। वहाँ तो आदमी को रोद कर आगे बढ़ता है। वहाँ कहाँ ठंडा पानी और कहाँ ताज़ी हवा। लिहाजा शुरू से ही उन्होंने उस मायानगरी की गलियां झांकने का ख्याल ही छोड़ दिया, और किसी क्षणिक आवेश में आकर ही नहीं, जीवन के एक संयत गंभीर सौम्य दृढ़ निश्चय के रूप में। दुनियावी नुक्ते से कोई चाहे तो उन्हें बेवकूफ़ भी कह सकता है, और वे शायद थे भी, वरना अगर उनमें भी दगा फरेब की अकल होती, बहुरूपिया बनने की कला होती, गिरगिट की तरह रंग बदलना आता, अभिनेता की तरह समाज के रंगमंच का उपयोग करने की कला आती, तो निश्चित ही उन्होंने भी अपने झंडे गाड़ लिए होते, 10, 20, 50 लाख की जायदाद खड़ी कर ली होती, और अखबार में भी उनकी भी छींक का खुलासा निकला करता। लिहाजा इसमें क्या शक कि वह बेवकूफ़ तो थे ही।
جو دنیا میں دنیا والوں کی طرح رہنا انہوں نے نہیں سیکھا، اپنی آدرشوادی سپنوں کی دنیا میں رہتے رہے، زندگی بھر پیسے کی تنگی کا شکار رہے اور مرتے وقت اپنا علاج بھی ڈھنگ سے نہیں کروا سکے۔ تھینک یو۔